रशीदत हमजा अफ्रीकी देश नाइजीरिया के कुरेगा गांव में रहती हैं। कुरेगा नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पड़ता है। हमजा के 7 से 18 साल के 6 बच्चे हैं। सभी बच्चे कुरेगा गांव के एक स्कूल में पढ़ते हैं। 8 मार्च 2024 को हमजा के बच्चे रोज की तरह स्कूल गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। बात सिर्फ हमजा के बच्चों की नहीं थी। उस रोज 280 बच्चे अपने घर नहीं लौटे थे। स्कूल से इन बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। पहले स्कूल पर हमला हुआ, फिर हमलावर बच्चों को अपने साथ ले गए। इस घटना को बीते 2 दिन भी पूरे नहीं हुए कि नाइजीरिया के एक और स्कूल से 15 बच्चों के अपहरण की खबर सामने आई। ये घटना 10 मार्च की थी। अभी तक अपहरण का जिम्मा किसी ने नहीं लिया है, लेकिन शक की सुई बोको हराम की तरफ ही घूमी है। 2014 में बोको हराम ने 276 बच्चों का अपहरण किया था। उनमें से कुछ वापस लौटे और ज्यादातर कभी घर नहीं पहुंच पाए। हालिया घटना को नाइजीरिया के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण कहा जा रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे नाइजीरिया में अपहरण की घटना इतनी आम क्यों बन गई है, सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है और बोको हराम बच्चों का अपहरण क्यों करता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा होगी नाइजीरिया में हुए बच्चों के अपहरण की। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला देश है। मैप में आप लाल घेरे में से देख सकते हैं। इसकी दक्षिणी सीमा गिनी की खाड़ी से लगती है। पड़ोसियों में आते हैं बेनिन, चाड, कैमरून और नाइजर। नाइजीरिया की आबादी लगभग 22 करोड़ है। 2 धर्मों का दबदबा है। लगभग 53% आबादी इस्लाम, जबकि 46% के आसपास लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। ये शहर 1980 के दशक में बसाया गया था। नाइजीरिया को अक्टूबर 1960 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। उस समय लागोस को राजधानी का दर्जा दिया गया था। तब लागोस की आबादी बढ़ने लगी और नया कैपिटल बनाने का फैसला लिया गया। दिसंबर 1991 में अबूजा को नाइजीरिया की राजधानी बना दिया गया। हवाई रास्ते से नई दिल्ली से अबूजा की दूरी लगभग 8000 किलोमीटर है। अब आपको नाइजीरिया का एक आइडिया लग गया होगा। मूल विषय की तरफ वापस लौटते हैं। वहाँ की किडनैपिंग इंडस्ट्री क्या है, इसे समझते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा में तेल के कुओं से अच्छी खासी कमाई हो रही थी, पर तेल निकालने के लिए यहाँ विदेशी मशीन लगाई गई थी। मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा यही कंपनियां ले जा रही थी। तेल निकालने से इलाके में प्रदूषण बढ़ा, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा था। इसी का विरोध करने के लिए कुछ गिरोहों ने यहाँ पर काम कर रहे विदेशियों की किडनैपिंग शुरू की, उनसे फिरौती की मांग की। फिर धीरे धीरे इसमें बोको हराम और इस्लामिक स्टेट की अफ्रीकी शाखा की एंट्री भी हो गई। उन्होंने इसे पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया। उसके बाद आता है साल 2014। अप्रैल महीने में संगठन ने चिबुक में एक स्कूल से 276 लड़कियों का अपहरण किया। इस घटना को इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से पर्याप्त कवर किया गया। इससे बोको हराम की पॉपुलैरिटी में बेहद इजाफा हुआ। बोको हराम ने फिरौती की मांग की। पहले सरकार हिचकिचाई, लेकिन मीडिया कवरेज के बाद नाइजीरिया की सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। तब सरकार ने फिरौती देकर लगभग 150 लड़कियों को छुड़ा लिया। फिरौती की रकम के बारे में कभी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई। अपहरण की गई लड़कियों में से लगभग 100 के करीब अभी भी लापता है। उनके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। चूंकि ये घटना इंटरनेशनल जगत में छा चुकी थी, इसने दूसरे छोटे संगठनों को भी इसमें हाथ आजमाने का मौका दिया। कई छोटे संगठनों ने पैसे की लालच में अपहरण करने शुरू कर दिए। 2014 के बाद अपहरण की कुछ बड़ी घटनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। पहली बड़ी घटना हुई फरवरी 2018 में। नाइजीरिया के योबे राज्य के दाबची शहर में बोको हराम ने 110 स्कूली लड़कियों का अपहरण किया। जिम्मेदारी बोको हराम ने ली। सरकार ने मार्च महीने में लड़कियों को छुड़ाने का दावा किया, लेकिन ये दावा झूठा था। एक भी लड़की आतंकियों के कब्जे से आज़ाद नहीं हुई थी। इसका नाइजीरिया में बहुत विरोध हुआ। सरकार को खोज अभियान में एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ गई। 21 मार्च 2018 को 110 में से 104 लड़कियों को रिहा करवा लिया गया। दूसरी बड़ी घटना हुई दिसंबर 2020 में। 12 दिसंबर को कैत्सिना राज्य के गवर्नमेंट बॉयज साइंस सेकेंडरी स्कूल पर हमला हुआ। हमले के बाद 300 के करीब स्टूडेंट्स का अपहरण कर लिया गया। घटना के बाद राज्य के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। जब सरकार का विरोध तेज हुआ तो सरकार ने खोज अभियान तेज किया। इसमें सेना का भी सहारा लिया गया। इतने में अमेरिका का भी इस मसले पर बयान सामने आ गया। उसने इस अपहरण की निंदा की। 17 दिसंबर को सरकार सभी बच्चों को छुड़ाने में कामयाब हो गई।
तीसरी बड़ी घटना सामने आई फरवरी 2021 में। 17 फरवरी को नाइजर राज्य के साइंस कॉलेज के 27 छात्रों और 15 दूसरे स्टाफ मेंबर्स का अपहरण हुआ। सरकार ने बच्चों की खोज में सेना लगाई। अपहरणकर्ता सरकार से फिरौती की मांग कर रहे थे। जब सरकार इसमें नाकाम हुई तो बात बच्चों के माँ बाप तक पहुंच गई। अपहरणकर्ताओं ने कहा कि फिरौती की रकम नहीं मिली तो बच्चों को खाना नहीं देंगे और वो भूख से मर जाएंगे। बाद में सरकार ने उन्हें बचा लिया। इसके अलावा भी कई घटनाएं हैं जब आतंकियों ने स्कूल कॉलेजेस पर हमला कर उनका अपहरण किया। इसी तरह फरवरी 2021 में एक बोर्डिंग स्कूल से 300 के करीब लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। बाद में उनकी रिहाई हुई। ये लिस्ट बहुत लंबी है। अकेले 2020 में 1000 से अधिक लोगों का अपहरण हुआ। 2011 से 2020 के बीच नाइजीरिया में किडनैपर्स ने लगभग 130 करोड़ रुपए फिरौती के तौर पर वसूले। 2021 तक किडनैपिंग की घटनाएं पूरे देश में फैल चुकी थी। बोको हराम उत्तरी नाइजीरिया तक सीमित था। अब तो ये कहावत चलने लगी कि अगर आप नाइजीरिया में हैं तो आप कभी भी कहीं से भी किडनैप किए जा सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस अपराध में बढ़ोतरी की वजहें क्या हैं। इनको 3 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं। आर्थिक। नाइजीरिया एक समय तक अफ्रीका में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक था। इसी की बदौलत मुल्क में तरक्की भी की थी, पर सितंबर 2022 में वो चौथे स्थान पर खिसक गया। तेल की चोरी और प्रोडक्शन साइट्स में तोड़फोड़ के चलते भारी नुकसान हुआ। कुछ कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ा। दूसरी वजह बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। नाइजीरिया की आधी से अधिक युवा आबादी के पास कोई रोजगार नहीं है। किडनैपिंग के तौर पर उन्हें एक विकल्प यहाँ मिल जाता है। किडनैपिंग को सरकार और पुलिस बहुत गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए इस बिजनेस का हिस्सा बनने वाले नौजवानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरी वजह का संबंध सरकार की नाकामी से है। नाइजीरिया पहले से इस्लामी आतंक और दूसरी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। उनके लिए किडनैपिंग बहुत बड़ा अपराध नहीं है। सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी है। अधिकतर मामलों में सरकारी एजेंसियां तत्परता से कार्रवाई नहीं करती, इसलिए परिवार वालों के लिए फिरौती देना ज्यादा बेहतर विकल्प बन जाता है। इसके अलावा गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और सांप्रदायिकता ने भी किडनैपर्स के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी है। अपहरण के ज्यादातर मामलों में बोको हराम का नाम सामने आता है। इस संगठन का इतिहास भी आपको बताते हैं। बोको हराम का उभार साल 2002 में उत्तरी नाइजीरिया में हुआ, जहां ये गुट फला फूला। उस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी। अफ्रीका के सबसे धनी देशों में से गिने जाने वाले नाइजीरिया का यह सबसे गरीब इलाका है। इस संगठन का फाउंडर मौलवी मोहम्मद यूसुफ को बताया जाता है। जुलाई 2009 में ही सेना ने मोहम्मद यूसुफ को मार दिया। उन्होंने बोको हराम को भी भारी नुकसान पहुंचाया। सरकार को लगा अब तो खेल खत्म हो गया है, लेकिन ये गलतफहमी साबित हुई। अबू बकर शेकाऊ ने गुट की कमान अपने हाथों में ले ली। वो पुराने वाले से ज्यादा बर्बर निकला। उसने नरसंहार और लूटपाट के साथ किडनैपिंग को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। बोको हराम के आतंकी गांव में लूटपाट मचाते, बुजुर्गों और पुरुषों की हत्या कर देते, बाकी बचे बच्चों और महिलाओं को अपने साथ ले जाते। गुट का मकसद है देश में शरिया कानून का निजाम लाएं। पहले तो इसका अड्डा केवल नाइजीरिया तक था, लेकिन बाद में सालेह रीजन में भी इसकी पैठ बढ़ने लगी। माली के कुछ इलाकों में भी इसका दबदबा है। बोको हराम ने किडनैपिंग का रास्ता क्यों चुना? 3 पॉइंट्स में इसको भी समझिए। पहला, पॉपुलर होने के लिए। 2014 वाली घटना के बाद उसे बहुत मीडिया कवरेज मिला। इसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। वो आम जनता को बताना चाहता था कि हम देश के दुश्मन नहीं बल्कि उसे आज़ाद कराना चाहते हैं। यहाँ विदेशी ताकतों का शासन नहीं रहेगा। ये सब बातें बताकर संगठन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना चाहता है। दूसरी वजह है पैसे। ज़्यादातर मामलों में नाइजीरिया की सरकार को आतंकियों के सामने झुकना पड़ा है। उन्हें फिरौती की रकम देनी पड़ी है। 2011 से 2020 के बीच नाइजीरिया में किडनैपर्स ने लगभग 130 करोड़ रुपए फिरौती के तौर पर वसूले हैं। तीसरी वजह है मैन पावर की पूर्ति। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी किडनैप किए गए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनसे हमले करवाते हैं, जबकि लड़कियों का इस्तेमाल सेक्स स्लेव की तरह करते हैं। बोको हराम इससे इनकार करता है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार ने किडनैपिंग के खिलाफ कानून को सख्त बना दिया है। किडनैपिंग के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार ने फिरौती देने वालों को भी अपराध के दायरे में लाया। किडनैपर्स को फिरौती देने वालों के लिए अधिकतम 15 साल तक की सजा तय की गई है। और आज हम इन सब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने शुरुआत में बताया, इन दिनों फिर नाइजीरिया में अपहरण के मामले बढ़ गए हैं। 8 मार्च को 280 स्कूली छात्र छात्राओं का अपहरण किया गया। फिर 10 मार्च को एक दूसरी जगह 15 छात्रों को किडनैप कर लिया गया। अभी तक न किडनैपर्स का कुछ पता है, न किडनैप हुए बच्चों का। किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मामले में जो भी अपडेट होगा वो आपको लल्लन टॉप पर मिलता रहेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसकी प्रक्रिया पिछले साल 23 अगस्त को ही शुरू हो गई थी।
जब पहली प्राइमरी डिबेट हुई थी। बीते 5 मार्च को हुए सुपर ट्यूसडे पोल्स में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी में अपनी प्रतिद्वंदी निकी हेली को पछाड़ते हुए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन सबसे आगे चल रहे हैं। अब 2024 का चुनाव ट्रंप वर्सेस बाइडेन होने के नजदीक बढ़ रहा है। अमेरिका में सुपर ट्यूसडे फरवरी या मार्च के उस चुनावी दिन को कहा जाता है जब यूएस के राज्य बड़ी संख्या में अपने यहाँ प्राइमरी चुनाव कराते हैं। आगामी 12 मार्च को भी जॉर्जिया और हवाई समेत कई राज्यों में प्राइमरी चुनाव होने हैं। शनिवार को जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच दी। जॉर्जिया वही जगह है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के राष्ट्रपति चुनावों की गरिमा भंग करने के विरोध में उन पर क्रिमिनल केस चल रहा है। ट्रंप ने जॉर्जिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फनी विलियम्स पर आरोप लगाया कि वे बाइडेन प्रशासन के साथ मिली भगत करके उन्हें टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप ने जॉर्जिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फनी विलियम्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने बाइडेन प्रशासन के साथ मिली भगत कर उन्हें टारगेट किया। वहीं बाइडेन जो अटलांटा के पास प्रचार कर रहे थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए कहा, जब वो कहते हैं मैं तानाशाह बनना चाहता हूं, मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं। गौरतलब है कि ट्रंप ने हंगरी के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओबान से अपने फ्लोरिडा के क्लब में मुलाकात की थी। बाइडेन ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप दुनिया भर के तानाशाहों और ठगों की खुशामद कर रहे हैं। दूसरी सुर्खी होंडुरास से। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है होंडुरास। वहां के पूर्व राष्ट्रपति हुआन ऑरलांडो हर्नांडेज को ड्रग क्राइम के लिए दोषी पाया गया है। मैनहट्टन की एक अदालत ने शुक्रवार 8 मार्च को उन्हें यूएस में 500 टन कोकेन सप्लाई करने की साजिश में शामिल होने के लिए दोषी करार दिया। हुआन अब उम्र कैद की सजा भुगतेंगे। इसके अलावा उन्हें विध्वंसक हथियार जैसे मशीन गन रखने की वजह से भी सजा मिली है। वे साल 2014 से 2022 तक होंडुरास के राष्ट्रपति पद पर थे। लगातार 2 कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति रहे। 55 बरस के हुआन ऑरलांडो ने हालांकि खुद को निर्दोष बताया था। ट्रायल के दौरान कई ड्रग सप्लायर्स ने कहा कि उन्होंने ऑरलांडो को रिश्वत दी थी। ऑरलांडो को राष्ट्रपति पद से हटने के 3 महीने बाद ही न्यूयॉर्क प्रत्यर्पित कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। वे तब से ब्रुकलिन जेल में थे। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी पाकिस्तान से। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। देश के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उन्हें इस्लामाबाद में मौजूद प्रेसिडेंशियल पैलेस ईवान सद्र में शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी मंच पर मौजूद रहे। वहीं चारों प्रांतों के गवर्नर, हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत कई विदेशी डिप्लोमैट्स भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।